गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज़ और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्विज को। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और डेली बेसिस पे इस वीडियो के साथ जुड़े रहो, इन्हीं मतलब जो सीरीज़ है इसके साथ जुड़े रहो, ताकि आपके डेली बेसिस पे मिनिमम 10 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही जाएँ। और जब आपका मंथ खत्म हो तो अप्रोक्स 300 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएं। और आप देखो 300 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आपके जो टोटल 300 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे हर एक मंथ के, और आप एक साल में देखो आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहो, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती है सीरीज़ तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। सबसे पहले है गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व बेटर इन वार्म वाटर देन कोल्ड वाटर। बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वार्म वाटर में ज़्यादा डिजोल्व होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये कूलर टेम्परेचर पे बेटर डिजोल्व होती हैं, वार्मर टेम्परेचर पे नहीं। वार्मर टेम्परेचर पे तो मतलब पानी में भी जो मतलब मेरीन क्रिएचर है ना वो भी सफोकेट करने लगते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है कि भाई लो मतलब वार्म टेम्परेचर पे डिजोल्व बेटर होती है, नहीं, कोल्ड वाटर में बेटर डिजोल्व होती है। सेकेंड है राइज इन वाटर टेम्परेचर एसलरेट मेटाबॉलिज्म। बोल रहे हैं कि जब वाटर का टेम्परेचर राइज हो जाता है तो उससे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, बिल्कुल उससे मेटाबॉलिज्म एसलरेट हो जाता है। एंड ऑर्गेनिज्म नीड मोर फूड, बिल्कुल अब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया तो उनको ज़्यादा फूड चाहिए अपनी मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। थर्ड है हाई वाटर टेम्परेचर डज नॉट हार्म द एनिमल्स लिविंग एट बॉटम ऑफ। देखो जो ओशन लेक और रिवर्स जो भी एनिमल्स अगर ओशन या लेक्स या रिवर के बॉटम पे होंगे, जो भी वहाँ के बॉटम पे होंगे उन वो तो मोस्ट मतलब उनको वो तो कोल्ड वाटर में रहने के आदी हो गए ये मान लो, ठीक है। तो उन जैसे ही हाई वाटर टेम्परेचर होगा तो वो उनको बहुत ज़्यादा हार्म करेंगे, मोस्ट हार्मफुल होगा उन एनिमल्स के लिए जब वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो कम मतलब बहुत लेस वाटर टेम्परेचर पे रहने के मतलब वो हो गए हैं, ठीक है, अडप्ट हो गए हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। क्यों, क्योंकि हाई वाटर टेम्परेचर नहीं, लो वाटर टेम्परेचर मतलब उनके लिए अच्छा होता है, हाई वाटर टेम्परेचर उनके लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारी ही स्टेटमेंट्स में हमारी केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, और हमें बतानी क्या है, केवल करेक्ट ही स्टेटमेंट बतानी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, केवल एक, ठीक है, केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो गया ए, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था, आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, बेंथिक स्पीसीज। बेंथिक स्पीसीज क्या होती हैं, जो ओशन के बेसमेंट पे रहती हैं, बेसमेंट इन द सेंस बिल्कुल फ्लोर पे रहते हैं, ये ओशन है जो यहाँ पे रहती है उनको बोलते हैं बेंथिक स्पीसीज। बोल रहे हैं बेंथिक स्पीसीज वाटर को फिल्टर करती हैं और सी को, रिवर को, लेक्स को साफ रखती हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स को खा जाती हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उन्हीं को बोलते हैं बेंथिक स्पीसीज। दे आर दी इंपॉर्टेंट फूड सोर्स फॉर अदर क्रिएचर्स, बिल्कुल अदर क्रिएचर्स के लिए इंपॉर्टेंट फूड सोर्स का भी ये काम करती हैं। थर्ड है दे प्रोवाइड सम ऑफ द मेन ओशन हैबिटेट्स, बिल्कुल ये मेन ओशन हैबिटेट्स भी प्रोवाइड करती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी बेंथिक स्पीसीज के बारे में क्या है, करेक्ट है। और हमसे पूछिए करेक्ट है स्टेटमेंट, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, वेजिटेटेड कैनोपाइज के बारे में बताना है। वेजिटेटेड कैनोपाई का क्या मतलब होता है, कैनोपाई का मतलब होता है छाया कर देना, ठीक है, मतलब अगर आप देखो तो। और वेजिटेटेड का मतलब होता है आर्टिफिशियल छाया कर देना, वैसे टाइप का, ठीक है। तो सबसे पहले है दे मिमिक नेचुरल कैनोपाई फाउंड इन फॉरेस्ट एंड वेरियस प्लांट स्पीसीज। बोल रहे हैं कि ये कॉपी कर रहे हैं, मतलब मिमिक कर रहे हैं नेचुरल कैनोपाई को, बिल्कुल उसी के लिए बनाया गया वेजिटेटेड कैनोपाई। सेकेंड है दे आर प्लेस्ड इन कमर्शियल स्ट्रीट्स एंड पब्लिक स्पेसिस वेयर प्लांटिंग ट्रीज मे नॉट बी फिजिबल ओनिंग टू लेक ऑफ स्पेस। बिल्कुल ये कमर्शियल स्ट्रीट्स या पब्लिक स्पेसिस में प्लेस किए जाते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे लगाना उतना ज़्यादा फिजिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम एब्जॉर्बिंग गैसेज such as carbon monoxide and nitrogen oxide they absorb sound waves thereby reducing noise pollution। बिल्कुल ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब करते हैं, ये साथ में साउंड वेव्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं ताकि नॉइज पोल्यूशन जो है वो कम हो जाए। ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये देखो ये दो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, इन दो पिक्चर्स में आपको ये दिख रहा होगा कि भाई ये होती है वेजिटेटेड कैनोपाई, मतलब स्ट्रीट्स में इस तरीके से कैनोपाई कर देना कि वो नेचुरल जैसा दिखे। लेकिन ऐसी जगहों पे ये इसलिए किया जाता है ताकि मतलब क्या हो,
जहाँ पे नेचुरल आप पेड़ पौधे नहीं लगा सकते हो, तो इस टाइप का होता है वेजिटेटेड कैनोपाई। ठीक है, पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट तो भाई मतलब तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में। ठीक है, स्पेन में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, उसलिए ज़्यादा बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रिजर्व एसेट के बारे में बताना है। रिजर्व्ड एसेट्स, ठीक है भाई, देख लेते हैं रिजर्व्ड एसेट्स के बारे में क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं। सबसे पहले रिजर्व एसेट मस्ट बी रीडली अवेलेबल, कंट्रोल्ड बाय पॉलिसी मेकर एंड इजिली ट्रांसफरेबल। बिल्कुल, इसीलिए तो उसको रिजर्व की तरह रखा जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वो रीडली अवेलेबल होना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स उसको कंट्रोल कर सके और इजिली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। करेंसी लाइक यूएस डॉलर और गोल्ड बुलियंस, इनको रिजर्व एसेट माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। तीसरा बोल रहे हैं इंडिया में रिजर्व एसेट हमेशा लेस देन 50% रहे हैं। तो याद रखना, इंडिया में रिजर्व एसेट हमेशा 62% के आसपास रहे हैं, 62.9% से के आसपास रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि हमारे 50% से भी कम रहे रिजर्व एसेट। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग। तो पहली दो स्टेटमेंट, और हमसे पूछे करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहले दो स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, देखो भाई ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और अपने स्कोर को लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। ठीक है, जो भी भूल जाए, अभी बता रही हूँ, तो जितना भी आपका स्कोर आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमें बताना है यूसीसी के बारे में। भाई बहुत इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से पढ़ लेना। सबसे पहले यूसीसी में क्या होगा, एक लॉ बनाया जाएगा एंटायर कंट्री के लिए, जिसमें जो सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए होगा, उनके पर्सनल मैटर्स के लिए। तो क्या है, कौन सी क्या सही स्टेटमेंट है ये? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, यही तो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सेकंड है आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन दैट स्टेट बाय सूटेबल लेजिस्लेचर को यूसीसी लाना चाहिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या आर्टिकल 44 में ये लिख रखा है? आर्टिकल 44 में भाई ये लिख रखा, ये नहीं लिख रखा। आर्टिकल 44 में ये लिख रखा है कि स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर यूसीसी फॉर सिटीजन्स। स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर, नॉट बाय सूटेबल लेजिस्लेशन, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। ठीक है, वो केवल गाइड कर सकते हैं गवर्नेंस को। तो आप बाय सूटेबल लेजिस्लेशन वहाँ पे नहीं लिख रखा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट लोकल कस्टम्स इन स्टेट्स लाइक नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। तो भाई बिल्कुल लोकल कस्टम्स को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रोटेक्ट करता ही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, मतलब फर्स्ट सही है, थर्ड सही है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल दो ही स्टेटमेंट इसके बारे में क्या हमारी करेक्ट है। पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर हो चुका है तो करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। तो सबसे पहले बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। बोल रहे हैं कि मतलब जो गवर्नमेंट और प्राइवेट पेमेंट्स दोनों इंक्लूड होते हैं, बिल्कुल भी दोनों इंक्लूड होती हैं। सेकंड है व्हेन करंट अकाउंट डेफिसिट लो होता है तो ज़्यादा हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए है गैप को फाइनेंस करने के लिए। देखो भाई, अगर हमारा घाटा ही कम है, करंट अकाउंट डेफिसिट ही कम है, तो हमें कम फाइनेंस चाहिएगा ना, ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज थोड़ी ना चाहिएगा। हमें क्या चाहिएगा? लेस फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, एक्सचेंज रिजर्व चाहिएंगे अपने गैप को फाइनेंस करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। थर्ड है करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा बुरा होता है कंट्री के लिए। तो देखो, हमेशा वाली चीज़ तो आपका सभी को पता है, हमेशा गलती होती है। ठीक है, तो हमेशा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमेशा डेट्रीमेंटल नहीं होता है। एक्सटर्नल डेट मान लो कि अगर इन्वेस्टमेंट्स की फॉर्म में आ रहा है तो वो तो हमारे लिए ठीक है। तो ये चीज़ गलत है कि हमेशा ही करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे लिए गलत होता है, नहीं। अगर मान लो कि करंट अकाउंट डेफिसिट में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं हमारे, मतलब लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट्स हमारी कंट्री में आ रही हैं, तो वो तो हमारी कंट्री के लिए सही है ना। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी कि हमेशा बुरा होता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट ही बतानी है, तो भाई करेक्ट तो केवल एक ही स्टेटमेंट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? भाई अब ये पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है। भाई उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है, ये आपको मैप दिख रहा है, इस मैप में आपको दिख रहा है ये रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये उड़ीसा का रीजन है, उड़ीसा के बिल्कुल नॉर्थ में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, एक और चीज़ के बारे में ध्यान रखना सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में। देखो, ये टाइगर रिजर्व तो है ही, ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर में भी इसको इंक्लूड किया गया था 1973 में। इसको ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, अभी हमने देखा 1979 में डिक्लेयर किया गया था। नेशनल पार्क भी है ये,
ठीक है, 1980 में डिक्लेयर किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व भी है, 1994 में डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। कौन कौन सी ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, कोहला, संथाला, भूमिजा, याद रखना इनको। सहारिया काफ़ी बार न्यूज़ में रहती है, मंदाकिया भी न्यूज़ में रहती है, खड़िया, गोंडाज, भाटुड़ी। ठीक है, ये सारी ट्राइब्स कहाँ पे रहती हैं, हमारे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में रहती हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये इनका इंपॉर्टेंट स्टेटस है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में बताना है, देख लेते हैं भाई। सबसे पहले इंडियन ओशन डाइपोल एक ओशन का एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन है जो बहुत काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है अल नीनो से, जो पैसिफिक ओशन में होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी भाई, बिल्कुल सही है। मतलब वैसा ही होता है जैसे पैसिफिक में होता है, वैसा ही उसी का कुछ अपोजिट जो है हमारे इंडियन ओशन में होता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड है, इट इज़ ऑलवेज अ मच स्ट्रॉन्गर सिस्टम दैट अल नीनो। देखो अगर ये अल नीनो से उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो इंडियन ओशन डाइपोल का ही नाम हर जगह आता रहता है ना, आता तो नहीं है। इसका मतलब अल नीनो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या दे रखी है, गलत दे रखी है कि ये मच स्ट्रॉन्गर होता है अल नीनो से। नहीं भाई, इतना अल नीनो से स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट भी क्या होता है, काफ़ी कम होता है, लेस इम्पैक्ट होता है। थर्ड है, ए पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल हैव पोटेंशियल टू ऑफसेट द इम्पैक्ट्स ऑफ अल नीनो टू अ स्मॉलर मेजर इन द नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव इंडियन डाइपोल का जो पोटेंशियल है वो है ऑफसेट करना एल नीनो के इम्पैक्ट को स्मॉलर मेजर में नेबरिंग एरियाज़ में। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव इंडियन डाइपोल होता क्या, पॉजिटिव इंडियन डाइपोल होता है कि ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन कूलर देन नॉर्मल हो जाए और वहाँ पे क्या हो जाती है, बारिश की कमी हो जाती है। लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट है इंडियन ओशन का वो क्या हो जाता है, वार्मर देन नॉर्मल, नॉर्मल से वार्म हो जाता है और वहाँ पे क्या हो जाती है, बारिश बढ़ जाती है। ठीक है, उस एरिया में वहाँ पे कन्वेक्शन बढ़ जाती है और यहाँ पे कम हो जाती है। तो उसी को बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। इसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है, ये है। तो ये क्या कर देता है, ऑफसेट कर देता है जो अल नीनो के इम्पैक्ट है उसको। ठीक है, ये देखो आप एक और मैप यहाँ पे देखो, पॉजिटिव इंडियन डाइपोल का मतलब होता है वेटर वेस्ट एंड ड्राईएस्ट ईस्ट। ठीक है, दिख रहा है कूलर देन एवरेज अगर हमारा वेस्ट हो जाता है वहाँ पे कम बारिश होती है, और वार्मर देन एवरेज हमारा वेस्ट हो जाता है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। यही होता है हमारा पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, और हमारी क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसमें हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें देखो ये पूछ रखी है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट हमारी कितनी है, केवल 2 स्टेटमेंट हमारी इसमें क्या है, करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और 1 स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में। किसके बारे में, पीएम प्रणाम स्कीम बोल रहे हैं। इसका अचीव है टीबी को ख़त्म करना, स्कूल स्टूडेंट्स को ये करना, ये क्या इसका गोल क्या है, तो याद रखना इसका गोल क्या है, सोइल को सेव करना और सस्टेनेबल और बैलेंस्ड यूज़ को प्रमोट करना, किसके, फर्टिलाइजर्स के। ठीक है, ये है पीएम प्रणाम स्कीम। ठीक है, ये देखो भाई पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में। पीएम प्रणाम का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होते हैं, पीएम तो पीएम हो गया, प्रणाम मतलब प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड अम्लियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, तो ये है इसकी फुल फॉर्म। कब लॉन्च किया गया है, यूएन बजट 2023-24 में ये स्कीम लॉन्च की गई है, ताकि हम क्या कर सकें, बैलेंस्ड यूज़ कर सकें केमिकल फर्टिलाइज़र्स का और अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र्स का। मेन क्या प्रमोट करने के लिए, अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र्स को प्रमोट करने के लिए ये मेनली स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, ध्यान रखना इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंसेंटिवाइज करना स्टेट्स को और यूटीज़ को, ताकि वो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें और बैलेंस्ड यूज़ करें केमिकल फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, ये बजट में इसको अनाउंस किया गया है। पीएम प्रणाम स्कीम का कोई सेपरेट बजट नहीं है, लेकिन एक 50% सब्सिडी सेविंग प्रोवाइड की जाएगी स्टेट से यूटी को। 70% ऑफ ग्रांट जो भी प्रोवाइड किया जाएगा वो एसेट क्रिएशन के लिए होगा। ठीक है, वो एसेट क्रिएशन के लिए होगा 70%, और 30% जो मनी का ग्रांट दिया जाएगा वो होएगा फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए, पंचायत को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को इंसेंटिवाइज करने के लिए होगा। डेटा कहाँ से लिया जाएगा, कितने फर्टिलाइजर यूज़ किया है, IFMS जो डेटा अवेलेबल है फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री में, वहाँ से उठाया जाएगा डेटा। ठीक है, तो ये है पीएम प्रणाम स्कीम। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ह्यूमन गेन हीट विद देयर बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग स्वेट दैट इवेपोरेट्स ऑन द स्किन। आप एक बात बताओ, हमें पसीना कब आता है, मतलब जब भी हमें पसीना आता है तो हम
हीट को क्या करते हैं, मतलब गेन नहीं करते, हीट को लूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या नहीं करते, जब पसीना आता है तो हम हीट को क्या करते हैं, गर्मी को लूज़ करते हैं बॉडी से। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी कि भाई जब हम पसीना लेते हैं तो हीट को गेन करते हैं, बिल्कुल गलत। सेकेंड है, ह्यूमिडिटी जो इन्वायरमेंट में होती है वो कंड्यूसिव बना देती है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है भाई। क्यों गलत स्टेटमेंट है ये, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी होती है ना, मतलब ना उससे और डिफिकल्ट हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि जिस दिन ह्यूमिडिटी होती है बॉडी इवेपोरेट नहीं कर पाती, मतलब स्वेट को इवेपोरेट नहीं कर पाती। जैसे कपड़े नहीं सूखते ऐसे ही बॉडी से पसीना भी नहीं निकलता, तो ये बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है, डिहाइड्रेशन विल लीड टू रैपिड इंक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शन। देखो अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी हो गई है, तो उससे स्वेट प्रोडक्शन कम होगा कि ज़्यादा होगा, आप खुद बताओ। तो इससे क्या होगा, कम होगा, लेस स्वेट प्रोडक्शन होगा अगर डिहाइड्रेशन हो गया है तो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे इसके बारे में गलत है। करेक्ट बतानी है भाई, करेक्ट तो कोई भी नहीं है, आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, तो देखा आपने, आज के भी हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए देखते देखते। तो इसी नोट पे आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। आपका कितना स्कोर रहा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो अगर आपको लगता है कि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।